बच्चों, तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 7 घन और घनमूल इसकी प्रश्नावली 7.1 करेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं हैं? 3 के समूह में नहीं आ रहे हैं। बच्चों, यहाँ पर हमने यह देखना है कि कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। 3 के समूह में नहीं आ रहे हैं। बच्चों, इसको देखने के लिए, इसको ज्ञात करने के लिए हमें इन सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करने होंगे। बच्चों, संख्याएं यहाँ पर दी गई हैं 216, भाग 2 में संख्या दी गई है 128, भाग 3 में संख्या दी गई है 1000, भाग 4 में संख्या दी गई है 100, भाग 5 में संख्या दी गई है 46,656। बच्चों, इन सभी संख्याओं के एक एक करके अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लेते हैं। 216, इस संख्या को अगर 2 से भाग देते हैं तो बच्चों 108 आता है। 108 को 2 से भाग देने से 54 आता है। 54 को 2 से भाग देने से 27 आता है। 27 को 3 से भाग देने से 9 आता है। 9 को 3 से भाग देने से 3 आता है और 3 को 3 से भाग देने से 1 आता है। तो बच्चों, 216 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 होंगे। इसी तरह से 128 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लेते हैं। 128 को 2 से भाग देते हैं तो 64 आता है। 64 को 2 से भाग देते हैं 32 आता है। 32 को 2 से भाग देते हैं 16 आता है। 16 को 2 से भाग देते हैं 8 आता है। 8 को 2 से भाग देते हैं 4 आता है। 4 को 2 से भाग देते हैं 2 आता है और 2 को 2 से भाग देते हैं 1 आता है। तो 128 के गुणनखंड, 128 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 होंगे। 1000 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लेते हैं। 1000 को 2 से भाग देते हैं तो 500 आता है। 500 को 2 से भाग देते हैं तो 250 आता है। 250 को 2 से भाग देते हैं तो 125 आता है। 125 को 5 से भाग देते हैं तो 25 आता है। 25 को 5 से भाग देते हैं तो 5 आता है। 5 को 5 से भाग देते हैं तो 1 आता है। तो बच्चों, 1000 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 होंगे। 100 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 100 को 2 से भाग देते हैं तो 50 आता है। 50 को 2 से भाग देते हैं तो 25 आता है। 25 को 5 से भाग देने से 5 आता है। 5 को 5 से भाग देने से 1 आता है। तो 100 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 होंगे। 46,656 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। इसको 2 से भाग देते हैं तो 23,328 आता है। 23,328 को 2 से भाग देने से 11,664 आता है। 11,664 को 2 से भाग देने से 5,832 आता है। 5,832 को 2 से भाग देने से 2,916 आता है। 2,916 को 2 से भाग देने से 1,458 आता है। 1,458 को 2 से भाग देने से 729 आता है। 729 को 3 से भाग देने से 243 आता है। 243 को 3 से भाग देते हैं तो 81 आता है। 81 को 3 से भाग देने से 27 आता है। 27 को 3 से भाग देने से 9 आता है। 9 को 3 से भाग देने से 3 आता है और 3 को 3 से भाग देने से 1 आता है। तो बच्चों, 86,656 इसके गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 होंगे। तो बच्चों, इस तरह से हमने इन सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लिए हैं। बच्चों, भाग 1 में जो संख्या दी गई है 216, बच्चों 216 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे यह 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 होंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि संख्या 216 के अभाज्य गुणनखंड में संख्याएं 2 और 3 यह 3 के समूह में आ रही हैं। हम कह सकते हैं अतः संख्या 216 पूर्ण घन है।
बच्चों क्योंकि 216 के गुणनखंड यहाँ पर हम देख रहे हैं, यह 2 गुणा 2 गुणा 2, यहाँ पर हम 2 का त्रिक, त्रिक मतलब 3 का समूह, और 3 का एक त्रिक हम देख रहे हैं। 3 3 3 के समूह में है संख्या 3। 216 का जो अभाज्य गुणनखंड है 3 3 के समूह में है और 2 3 के समूह में है। तो हम कहेंगे कि 216 यह जो संख्या है यह पूर्ण घन होगी। बच्चों भाग 2 में संख्या दी गई है 128, और बच्चों 128 के अभाज्य गुणनखंड यह 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 होंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 का यह पहला त्रिक है, यह 2 का दूसरा त्रिक है, और यहाँ पर यह 2 अकेला है। तो इसका त्रिक बनाने के लिए 2 2 और चाहिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 2 के 2 त्रिक हैं, तीसरा त्रिक अधूरा है। तो 128 के अभाज्य गुणनखंड में संख्याएं 2 3 3 के समूह में नहीं आ रही हैं, अतः 128 पूर्ण घन नहीं है। बच्चों जो अभाज्य गुणनखंड होंगे संख्या के, यह सभी अभाज्य गुणनखंड में जो अभाज्य संख्याएं होंगी यह त्रिक में होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 का एक त्रिक और दूसरा त्रिक है, तीसरा त्रिक 2 का नहीं है। इस वजह से 128 यह पूर्ण घन नहीं है। तो बच्चों 128 के अभाज्य गुणनखंड में जो संख्या 2 है, इसके 3 3 के पूरे समूह नहीं बन रहे हैं, तीसरा समूह अधूरा है। इस वजह से हम कहेंगे कि 128 पूर्ण घन नहीं है। बच्चों भाग 3 में जो संख्या दी गई है यह संख्या 1000 दी गई है, और हमने 1000 के अभाज्य गुणनखंड किए हैं। 1000 के अभाज्य गुणनखंड यह बच्चों 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 हैं। तो बच्चों 1000 के अभाज्य गुणनखंड में हम देख रहे हैं कि 2 का त्रिक है और 5 का त्रिक है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिक का मतलब बच्चों 3 3 का समूह होता है। हम कह सकते हैं कि 1000 के अभाज्य गुणनखंड में संख्याएं 2 और 5 3 3 के समूह में आ रही हैं, अतः यह जो संख्या 1000 है यह पूर्ण घन है। बच्चों भाग 4 में जो संख्या दी गई है यह 100 है, और बच्चों संख्या 100 के अभाज्य गुणनखंड हमने किए हैं, यह 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह जो अभाज्य गुणनखंड 2 है इसका त्रिक नहीं है। 2 यहाँ पर 2 बार है, तीसरी बार नहीं है, तो यह 3 का समूह यानी कि त्रिक नहीं बनता। इसी तरह से 5 2 बार है, 5 का त्रिक नहीं बनता। तो हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 100 के अभाज्य गुणनखंड में संख्याएं 2 और 5 3 3 के समूह में नहीं आ रही हैं, अतः 100 पूर्ण घन नहीं है। बच्चों भाग 5 में जो संख्या दी गई है यह संख्या 46,656 है। बच्चों हमने 46,656 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। 46,656 के अभाज्य गुणनखंड यह 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह 2 का पहला त्रिक है, यह 2 का दूसरा त्रिक, 3 का यह पहला त्रिक और 3 का दूसरा त्रिक, यानी 2 3 3 के समूह में है और 3 भी 3 3 के समूह में है, यानी 2 और 3 दोनों अभाज्य गुणनखंड 3 3 के समूह में हैं। तो हम कहेंगे कि 46,656
के अभाज्य गुणनखंड में संख्याएं 2 और 5 3 के समूह में आ रही हैं। अतः यह जो संख्या 46,656 है यह पूर्ण घन है। प्रश्न 2, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। बच्चों यहाँ पर संख्याएं दी गई हैं 243, 256, 72, 675 और 100। बच्चों इन सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लेते हैं। 243 को 3 से भाग दें तो 81 प्राप्त होता है। 81 को 3 से भाग देने से 27 मिलता है। 27 को 3 से भाग दें तो 9 प्राप्त होता है। 9 को 3 से भाग देने से 3 प्राप्त होता है। 3 को 3 से भाग देने से 1 प्राप्त होता है। तो बच्चों इस तरह से 243 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 होंगे। अब हम 256 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 256 को 2 से भाग देते हैं तो 128 आता है। 128 को 2 से भाग देने से 64 आता है। 64 को 2 से भाग देने से 32 आता है। 32 को 2 से भाग देने से 16 आता है। 16 को 2 से भाग देने से 8 आता है। 8 को 2 से भाग देने से 4 आता है और 4 को 2 से भाग देने से 2 आता है। 2 को 2 से भाग देने से 1 आता है। तो बच्चों इस तरह से हम कह सकते हैं कि 256 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 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 2 होंगे। अब हम 72 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। बच्चों 72 को 2 से भाग देने से 36 आता है। 36 को 2 से भाग दें तो 18 आता है। 18 को 2 से भाग दें 9 आता है। 9 को 3 से भाग देने से 3 आता है और 3 को 3 से भाग देने से 1 आता है। तो हम कह सकते हैं कि 72 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 होंगे। बच्चों 675 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 675 को 3 से भाग देते हैं तो 225 आता है। 225 को 3 से भाग देने से 75 आता है। 75 को 3 से भाग देने से 25 आता है। 25 को 5 से भाग देने से 5 आता है। 5 को 5 से भाग देने से 1 आता है। तो हम कह सकते हैं कि 675 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 होंगे। बच्चों अंतिम दी गई संख्या 100 है। 100 को 2 से भाग करते हैं तो 50 आता है। 50 को 2 से भाग करने से 25 आता है। 25 को 5 से भाग करें तो 5 आता है और बच्चों 5 को 5 से भाग करें तो 1 आता है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि 100 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 5 होंगे। बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 243 के अभाज्य गुणनखंड में यहाँ पर 3 का समूह बन रहा है। 256 के अभाज्य गुणनखंड में यह 2 का समूह बन रहा है, यानी 243 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का एक त्रिक है। 256 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का एक त्रिक है और यह 2 का दूसरा त्रिक भी है। 72 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का एक त्रिक बन रहा है। 675 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का एक त्रिक बन रहा है। 100 के अभाज्य गुणनखंड में कोई त्रिक नहीं बन रहा है। तो बच्चों यह 243 के अभाज्य गुणनखंड में यह 3 का त्रिक अधूरा है। यहाँ पर 3 2 बार है, 3 का त्रिक अधूरा है। अगर हम, क्योंकि 3 2 बार है, यहाँ पर 3 से गुणा कर दें 243 को तो 3 के त्रिक, दोनों त्रिक पूरे हो जाते हैं। 256 इस संख्या को अगर देखें, इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 का पहला त्रिक है, 2 का दूसरा त्रिक है, 2 का तीसरा त्रिक यह अधूरा है। 2 2 बार है। अगर इस संख्या को यानी 256 को
दो से गुणा कर देते हैं तो दो के तीन त्रिक पूरे हो जाते हैं। अब हम 72 को ले लेते हैं। 72 में हम देख रहे हैं कि दो का यह त्रिक पूरा है, लेकिन तीन का यह त्रिक पूरा नहीं है। 72 को अगर हम तीन से गुणा कर देते हैं तो तीन का त्रिक भी पूरा हो जाता है। 675 इस संख्या को देखें, तीन का एक त्रिक है, पांच का त्रिक पूरा नहीं है। अगर इस संख्या को पांच से गुणा कर देते हैं तो पांच का त्रिक भी पूरा हो जाता है। संख्या 100 को अगर देखें, दो का त्रिक भी पूरा नहीं है और पांच का त्रिक भी पूरा नहीं है। इस संख्या 100 को दो से गुणा करें और साथ के साथ पांच से भी गुणा करें तो दो और पांच दोनों के एक एक त्रिक पूरे हो जाते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि 243 को तीन से गुणा करने पर, 256 को दो से गुणा करने पर, 72 को तीन से गुणा करने पर, 675 को पांच से गुणा करने पर और 100 को दो से और साथ साथ पांच से भी गुणा करने पर अभाज्य गुणनखंड के त्रिक पूरे हो जाते हैं। यह संख्याएं, सभी संख्याएं ऐसा करने से घन बन जाती हैं, पूर्ण घन बन जाती हैं। तो बच्चों, भाग एक में जो संख्या दी गई है यह संख्या 243 है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि 243 के अभाज्य गुणनखंड में संख्या तीन 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 के समूह में नहीं है, अतः 243 को तीन से गुणा करने से पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा, पूर्ण घन मिलता है। बच्चों, भाग दो में जो संख्या दी गई है यह 256 है। तो 256 के अभाज्य गुणनखंड में संख्या दो तीन तीन के समूह में नहीं है, अतः 256 को दो से गुणा करने से पूर्ण घन मिलता है। बच्चों, भाग तीन में संख्या दी गई है 72। 72 के अभाज्य गुणनखंड में संख्या तीन 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 के समूह में नहीं है, अतः 72 को तीन से गुणा करने से पूर्ण घन मिल जाता है। बच्चों, भाग चार में संख्या दी गई है 675। तो 675 के अभाज्य गुणनखंड में संख्या पांच तीन तीन के समूह में नहीं है, अतः 675 को पांच से गुणा करने से पूर्ण घन मिल जाता है। बच्चों, भाग पांच में संख्या दी गई है 100। तो 100 के अभाज्य गुणनखंड में यह जो संख्याएं हैं दो और पांच, यह तीन तीन के समूह में नहीं है, अतः 100 को दो और पांच यानी 2 गुणा 5 बराबर 10 से गुणा करने से पूर्ण घन मिल जाता है। प्रश्न 3, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। बच्चों, भाग एक में संख्या दी गई है 81। तो इस 81 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 81 को 3 से भाग देते हैं तो 27 आता है, 27 को 3 से भाग देते हैं 9 आता है, 9 को 3 से भाग देने से 3 आता है और 3 को 3 से भाग देने से 1 आता है। तो इस तरह से बच्चों 81 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 होंगे। बच्चों, भाग दो में संख्या दी गई है 128। 128 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 128 को 2 से भाग देने से 64 आता है, 64 को 2 से भाग देने से 32 आता है, 32 को 2 से भाग देने से 16 आता है, 16 को 2 से भाग देने से 8 आता है, 8 को 2 से भाग देने से 4 आता है, 4 को 2 से भाग देने से 2 आता है और 2 को 2 से भाग देने से 1 आता है। तो बच्चों 128 को हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। बच्चों, अब हम 135 भाग 3 की जो संख्या 135 है इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 135 को 3 से भाग देते हैं तो 45 आता है, 45 को 3 से भाग देते हैं 15 आता है, 15 को 3 से भाग देते हैं 5 आता है, 5 को 5 से भाग देते हैं 1 आता है। तो हम
135 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अगली संख्या भाग 4 की संख्या 192 है। 192 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 192 को 2 से भाग देते हैं तो 96 आता है। 96 को 2 से भाग देते हैं 48 आता है। 48 को 2 से भाग देते हैं 24 आता है। 24 को 2 से भाग देते हैं तो 12 आता है। 12 को 2 से भाग देते हैं 6 आता है। 6 को 2 से भाग देते हैं 3 आता है। 3 को 3 से भाग देते हैं तो 1 आता है। तो 192 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 होंगे। अब हम भाग 5 की संख्या 704 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 704 को 2 से भाग देते हैं तो 352 आता है। 352 को 2 से भाग देते हैं तो 176 आता है। 176 को 2 से भाग देते हैं तो 88 आता है। 88 को 2 से भाग देते हैं तो 44 आता है। 44 को 2 से भाग देते हैं तो 22 आता है। 22 को 2 से भाग देते हैं तो 11 आता है। 11 को 11 से भाग देने से 1 आता है। तो बच्चों 704 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11 होंगे। बच्चों संख्या 81 के अभाज्य गुणनखंड में हम देख रहे हैं कि अभाज्य संख्या 3 का त्रिक है और एक 3 एक बार और है। अगर बच्चों इस 3 को यहां से हटा दें, हटाने का मतलब यह है कि 81 को अगर हम इस 3 से भाग दे देते हैं तो जो प्राप्त संख्या होगी इसके गुणनखंड 3 गुणा 3 गुणा 3 होंगे, यानी 3 का त्रिक पूरा हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण संख्या एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो 81 को 3 से भाग दे देते हैं तो 3 हट जाता है और प्राप्त संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाती है। 128 में हम देख रहे हैं कि 2 का त्रिक है, पहला त्रिक है और 2 का दूसरा त्रिक है। यह 2 यहाँ पर अतिरिक्त है, इसके कारण 128 पूर्ण घन नहीं है। 128 को अगर 2 से भाग दे देते हैं तो प्राप्त संख्या पूर्ण घन हो जाती है। 135 इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में हम देख रहे हैं कि 3 का एक त्रिक है, 5 एक बार इसमें और आया हुआ है। इस 5 को यहां से हटाएं, यानी 135 को 5 से भाग दे देते हैं तो प्राप्त संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाती है। 192 में हम देख रहे हैं 2 का एक त्रिक है, इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 का यह दूसरा त्रिक है और 3 एक बार और है। 192 को यहाँ 3 से भाग दे देते हैं तो प्राप्त संख्या जो होगी यह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। 704 के अभाज्य गुणनखंड में हम देख रहे हैं कि 2 का यह पहला त्रिक है, 2 का यह दूसरा त्रिक है और 11 यहाँ पर एक बार और है। कहने का मतलब यह है कि 704 को अगर 11 से भाग दे देते हैं तो यह 11 यहाँ से हट जाता है और प्राप्त संख्या जो होगी इसके गुणनखंड, इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 के 2 त्रिक होंगे। तो बच्चों निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो स्पष्ट है कि यह जो संख्या 81 है इसको हमें 3 से भाग करना होगा, 128 को यह 2 से भाग करना होगा, 135 को 5 से भाग करना होगा, 192 को 3 से भाग करना होगा और 704 को 11 से भाग करना होगा। तो बच्चों 81 को अगर हम 3 से भाग करते हैं तो यह संख्या 27 हो जाती है और इसके अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 3 गुणा 3 हो जाते हैं। 128 को अगर हम 2 से भाग करते हैं तो यह संख्या हमें 64 मिलती है और 64 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 हो जाते हैं। 135 को अगर हम भाग कर दें 5 से तो यह संख्या हमें 27 मिल जाती है और 27 को हम 3 गुणा 3 गुणा 3 इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। 192 को अगर हम 3 से भाग कर देते हैं तो हमें संख्या 64 मिल जाती है और 64 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 होते हैं। बच्चों 704 को अगर हम भाग कर देते हैं 11 से तो हमें संख्या 64 मिल जाती है और बच्चों 64 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2
गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 होते हैं। तो बच्चों 81 को 3 से भाग देने पर जो प्राप्त संख्या 27 है, इसके गुणनखंड में 3 का एक त्रिक है, यानी 27 पूर्ण घन संख्या है। इसी तरह से 128 को 2 से भाग देने से प्राप्त संख्या 64 है, और 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के 2 त्रिक है। 64 एक पूर्ण घन संख्या है। 135 को 5 से भाग देने से 27 प्राप्त होता है। 27 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का एक त्रिक है। 27 एक पूर्ण घन संख्या है। 192 को 3 से भाग देने से 64 प्राप्त होता है। यह प्राप्त संख्या, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 के 2 त्रिक हैं, तो 64 एक पूर्ण घन संख्या है। 704 को 11 से भाग देने से 64 प्राप्त होता है, और 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के 2 त्रिक है। इस कारण से यह पूर्ण घन संख्या है। तो बच्चों भाग 1 में जो दी गई संख्या है यह 81 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 81 के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 3 3 के समूह में नहीं है, अतः 81 को 3 से भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। बच्चों भाग 2 में संख्या दी गई है 128। 128 के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 2 3 के समूह में नहीं है, अतः 128 को 2 से भाग देने से पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। बच्चों भाग 3 में संख्या दी गई है 135। 135 के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 5 3 के समूह में नहीं है, अतः 135 को 5 से भाग देने से पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। भाग 4 में जो संख्या दी गई है यह बच्चों 192 है। 192 के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 3 के समूह में नहीं है, अतः 192 को 3 से भाग देने से पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। भाग 5 में संख्या दी गई है 704। 704 के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 11 3 के समूह में नहीं है, अतः 704 को 11 से भाग देने से पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न 4, परिच्छेद प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए कितने ऐसे घनाभों की आवश्यकता होगी? बच्चों हम जानते हैं कि घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और घनाभ जो होता है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग हो सकती है, या 2 भुजाएं बराबर हो सकती हैं, एक भुजा अलग हो सकती है। तो यहाँ पर परिच्छेद प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है। इसकी भुजाएं 5, 2 और 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाना है, इस घन को बनाने के लिए कितने ऐसे घनाभों की आवश्यकता होगी, यह हमने ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि घनाभ का जो आयतन होता है, तीनों भुजाओं को गुणा करने से हमें आयतन मिल जाता है। घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तीनों भुजाओं का गुणनफल। एक घनाभ का आयतन बराबर तीनों भुजाओं का गुणनफल, यह 5 गुणा 2 गुणा 5 होगा। यहाँ पर हम बच्चों देख रहे हैं कि इस गुणनफल में संख्या 5 2 बार है और संख्या 2 1 बार है, तो 5 का त्रिक नहीं है और 2 का भी त्रिक नहीं है, यानी संख्या 2 और 5 3 के समूह में नहीं है। त्रिक बनाने के लिए 5 को 1 बार गुणा करना होगा और 2 को 2 बार गुणा करना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ गुणनफल में संख्या 2 और 5 3 के समूह में नहीं है, इसलिए यह जो आयतन है जो कि 5 गुणा 2 गुणा 5 है, इसको यानी इसमें 2 1 बार है, 5 2 बार है, तो 2 को 2 बार, 5 को 1 बार,
तो इसको 2 गुणा 2 गुणा 5 यानी कि यह 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 5 बराबर 20। तो इस आयतन को 20 से गुणा करना होगा। तो इस आयतन को 20 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों हमें कितने घन की आवश्यकता होगी? तो इसके लिए 2 गुणा 2 गुणा 5 बराबर यानी 20, क्योंकि बच्चों अगर हम 5 गुणा 2 गुणा 5 को 2 गुणा 2 गुणा 5 से गुणा कर देते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो 5 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, तो बच्चों 2 का एक त्रिक बन जाता है और 5 का एक त्रिक बन जाता है। तो हमें 2 गुणा 2 गुणा 5 यानी कि 20 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि उसे 20 घनाभों की आवश्यकता होगी, अतः उसे 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। बच्चों तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।